नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लाउड एजुकेशन बेसिक मैथ में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के बारे में। झारखंड बोर्ड एग्ज़ाम होने से पहले झारखंड सरकार द्वारा मॉडल सेट जारी किया जाता है, जिसमें यह रहता है कि किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे। और हर साल की तरह इस साल भी जारी किया गया है। तो इसमें टोटल आपका जो है 80 मार्क का प्रश्न होता है, 40 ऑब्जेक्टिव होता है और 40 सब्जेक्टिव। तो जो 40 ऑब्जेक्टिव है वो हम लोग देखेंगे विज्ञान में, और फिर इसका 40 सब्जेक्टिव है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये सारे प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि जो मॉडल जारी किया जाता है वो बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न को ही जारी किया जाता है, ताकि आप इस तरह और प्रश्न को मतलब पढ़ सकें और इसी प्रश्न के अनुसार एग्ज़ाम का तैयारी कर सकें। तो आइए बच्चों, बिना देरी का हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कुछ दिशा निर्देश दिया गया है। एग्ज़ाम आपका 1.5 घंटे का होगा, जिसमें 40 पूर्णांक होगा। सभी प्रश्नों का उत्तर 1 अंक का होगा, जिसमें सभी प्रश्नों का आंसर देना आपको कंपलसरी है। सभी प्रश्न को जवाब देना अनिवार्य है। तो आइए बच्चों, बिना देरी का शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है हमारे पास वो ये है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि शुरू फिजिक्स से ही है, भौतिकी से। तो उम्मीद है कि आप इन सब सारी चीज़ें पढ़े होंगे। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सारे प्रश्नों का आंसर हम लोग कम से कम समय में करेंगे। तो देखिए बच्चों, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए अवतल दर्पण। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि गोली दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो इसके लिए देखिए, F बराबर जो फोकस दूरी होता है वो होता है R/2। ये हो जाएगा इसका आंसर नंबर बी। फिर देखिए, तीसरा नंबर जो प्रश्न है हमारे पास, इसमें यह है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, आवृत्ति। फिर देखिए, चौथा नंबर जो प्रश्न है हमारे पास वो है कि ये यानी कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो इसका हो जाएगा 1D यानी कि 1 डायोप्टर। फिर देखिए बच्चों, हमारे पास है 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए, ये जो है इसका जो आंसर होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा। कैसे होगा, देखिए इसका फोकस दूरी क्या होगा, जो क्षमता होता है P, इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं, हम साइड में हमने कैलकुलेशन किया है, प्लस आप बुक में एग्जांपल देखेंगे इस तरह का, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अब अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, अब छठा नंबर प्रश्न है हमारे सामने। इसमें है कि वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अग्रदीप आने के सामने में, तो देखिए इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है क्या है, तो वह देखिए दृष्टिपटल कहते हैं उसको। अब देखिए, 8वां नंबर प्रश्न हमारे पास, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है, तो ये है अनंत। ठीक है, एक 25 सेंटीमीटर भी है, बट आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए, अब अगला जो प्रश्न है हमारा 9 नंबर, इसमें है नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो पुतली होगा। इसी को जैसे कम या अधिक जब प्रकाश होता है तो उसको नियंत्रित पुतली ही करता है। फिर देखिए, 10वां नंबर जो प्रश्न है हमारे पास, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो यह इसका याद रखिएगा, आंसर होगा सीधा और वास्तविक। फिर देखिए, 11वां नंबर क्वेश्चन प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है, तो ये ऊर्जा का इकाई है। फिर देखिए, 12वां नंबर जो प्रश्न है हमारे पास, इसमें है कूलम्ब किसका एसआई मात्रक है। तो कूलम्ब देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। ये 12 नंबर प्रश्न था। आइए बच्चों, अब इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, 13वां जो प्रश्न हमारे पास वो ये है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। क्या परिवर्तित करती है, पहला ऑप्शन है आपके पास आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दूसरा है विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में, तीसरा है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और चौथा है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो आप याद रखेंगे बच्चों, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन करता है, विद्युत मोटर। तो देखिए, अब 14 नंबर जो प्रश्न है हमारा, इसमें देखिए क्या कहता है, कहता है क्या, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो याद रखेंगे ये वियोजन अभिक्रिया है। फिर देखिए, 15 नंबर जो प्रश्न है, इसमें दिया है CuO प्लस H2 समीकरण, Cu प्लस H2O दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है।
तो इसमें देखिए H2 का उपचयन हो रहा है। फिर देखिए 16 नंबर प्रश्न, ये फिगर है इसमें, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखिए इसमें क्या है कि दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए इस चित्र में जो है जो अभिक्रिया हो रहा है वो विस्थापन अभिक्रिया है। ये आपका जो विज्ञान बुक है अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया में, वो बिल्कुल सारे एग्जाम्पल और क्रियाकलाप को आप देखेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। फिर देखिए नेक्स्ट जो 17वां नंबर प्रश्न है हमारे पास, इसमें निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। आपके पास देखिए ऑप्शन है मिथाइल ऑरेंज, फिनाफ्थेलिन, लिटमस पत्र या फिर कोई नहीं। तो ये होगा लिटमस पत्र, जो कि हम लोग अम्ल और क्षार चैप्टर में पढ़े हैं। अब देखिए इसका फिर अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों 18 नंबर जो प्रश्न हमारे पास इसमें है, किसी विलियन का पीएच मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगी। आपके होगा क्या है आपके पास, आम्ल, लवण, उदासीन और क्षार। तो याद रखेंगे इसका जो आंसर होगा वो क्षार होगा। फिर देखिए 19 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए क्या कहा गया है। देखिए 19 में कहा गया है कि दिया गया चित्र क्या सूचित कर रहा है। इसका विकल्प जो है वो ये है कि हमें हमेशा हम हाथ साफ रखना चाहिए, हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह। तो इसका आखिरी नंबर का आंसर हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों 20वां नंबर जो प्रश्न हमारे पास ये है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है या फिर कौन सा अम्ल होता है। तो इमली में देखिए इमली जो अम्ल का स्रोत है वो टार्टरिक अम्ल का स्रोत है। तो ये सब जो आपका अम्ल और क्षार चैप्टर है उसको आप अच्छे से पढ़िए, उसमें सारी चीज़ों को दिया गया है। फिर देखिए अगला जो प्रश्न है हमारे पास, इसमें लिखा है कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्रोमीन। फिर देखिए 22 नंबर जो है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि 22 का बी नंबर। फिर देखिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न है हमारे सामने, इसमें लिखा है आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है। तो ये जो है परमाणु संख्या के आधार पर बना है। फिर देखिए 24वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। आप धातु और अधातु चैप्टर में देखे होंगे, एक सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, कम अभिक्रियाशील धातु, इन सारे धातु और अधातु का जो है एक सारणी दिया हुआ है, उसको आप देखिए तो क्या होगा, चीज़ें आपको बहुत जल्दी और आसानी से समझ में आएगा। फिर देखिए बच्चों 25 नंबर जो प्रश्न हमारे पास, पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं। तो देखिए इसको खनिज कहते हैं जो दबे हुए होते हैं। फिर देखिए बच्चों 26 नंबर जो प्रश्न है, इसमें लिखा है प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है, जिसमें अल्कोहल मौजूद है, इसको याद रखेंगे। फिर देखिए अगला जो 27 नंबर प्रश्न है हमारे पास, इसमें यह है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। देखिए जल का टूटना ये तो होता है, ऑक्सीजन का मुक्त होना ये भी होता है, फिर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना ये बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर देखिए 28वां नंबर प्रश्न जो हमारे पास, इसमें है फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होती है। ऑप्शन आपके पास केवल ऊपर की ओर, केवल नीचे की ओर, या फिर ऊपर और नीचे दोनों की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों की ओर। फिर देखिए बच्चों हैब्रिक की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो वृक्कक कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। आइए अब 30वां नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 30 नंबर प्रश्न जो है वो है कि फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन। ये एथिलीन के कारण ही कोई भी फल पकता है। फिर देखिए 31 नंबर प्रश्न जो है, इसमें है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है किसके द्वारा, अंडाशय के द्वारा। फिर देखिए 32वां नंबर प्रश्न है हमारे पास, 32 नंबर प्रश्न, इसमें है कि नर युग्म और मादा युग्म के संलयन को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, तभी जनन की प्रक्रिया संभव है। तो देखिए बच्चों अब 33 नंबर जो प्रश्न है ये चित्रात्मक है, फिगर दिया गया है।
इसमें क्या है, दिया गया है कि दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है, मुकुलन, विखंडन या द्विविखंडन। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा मुकुलन। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न हमारे पास, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं, क्या है, समजात अंग, अवशेषीय अंग, जीवाश्म अंग या फिर असंजात अंग। तो इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए 35 नंबर प्रश्न में है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। आपके पास ऑप्शन है गेहूँ, चना, मटर या धान। तो याद रखेंगे उसने मटर का पौधा को चुना था। फिर देखिए कहता है क्या 36वां नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, सांप, मेढक, घास या ग्रास होपर। तो याद रखेंगे उत्पादक क्या है, घास है। तो इस सब का भी वीडियो बना हुआ है, आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। उत्पाद क्या है, उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है, वो तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों 37वां नंबर जो प्रश्न है वो ये है कि किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। आपके पास ऑप्शन है प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर या फिर चतुर्थ पोषी स्तर का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम पोषी स्तर का। फिर देखिए 38 नंबर जो ऑप्शन प्रश्न है आपके पास, इसमें कि ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार कौन है, CO2, CFC। तो इसके लिए जिम्मेदार यही गैस है। फिर देखिए 39वां नंबर जो प्रश्न है हमारे पास, इसमें है कि निम्नलिखित में कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, लकड़ी, गोबर गैस, कोयला या फिर नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। फिर देखिए बच्चों 40 नंबर और आखिरी नंबर जो प्रश्न है, लिखा है पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। तो इसके जो न्यूनतम चाल होनी चाहिए वो 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से होना चाहिए। तो उम्मीद है बच्चों आपको बिल्कुल सारी चीज़ें समझ में आया होगा, और वैसे भी ये ऑब्जेक्टिव है, आप कोशिश करिए, याद करिए। और इसका जो सब्जेक्टिव होगा वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक आपसे एक निवेदन है कि यदि आप अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथी रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करिए। इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर वीडियो मिलता रहेगा और झारखंड बोर्ड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आपको सबसे पहले आप तक पहुंचेगा।